आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य और छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है? यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? हमें क्या बताना है? हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में? बामर श्रेणी में पहला तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो हमें पता है बामर श्रेणी कहाँ से शुरुआत होती है। बामर श्रेणी जो होती है n बराबर 2 से शुरुआत होती है। ठीक, ये हमारे पास मान लेते हैं जो कक्षा है, कौन सी कक्षा है? n बराबर 2। इसको बोला जाता है बामर श्रेणी की पहली रेखा। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तरंगदैर्ध्य कब मिलता है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पे आता है तो क्या करता है? ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, विकिरण। उस विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसको हमें निकालना होता है। तो यहाँ से अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे था? n बराबर तीसरी कक्षा में था, अभी n बराबर दूसरी कक्षा में आ रहा है। दूसरी कक्षा मतलब कि बामर श्रेणी में आ रहा है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से, ठीक, n बराबर दूसरी कक्षा में आएगा तो कौन सी श्रेणी होगी? बामर श्रेणी। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। तो तरंगदैर्ध्य कब मिलती है? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पे आता है तो यहाँ से विकिरण को उत्सर्जित करता है, तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो हमारी तरंगदैर्ध्य निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो तरंगदैर्ध्य होगी उसका मान कैसे निकालेंगे बामर श्रेणी के लिए। तो यहाँ से देखेंगे बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे आएगा? n बराबर दूसरी कक्षा में। कहाँ से? उच्च कक्षा से। तो यहाँ से अगर उसकी तरंगदैर्ध्य निकालेंगे 1/λ बराबर होता है r/z² इंटू 1/n1 माइनस 1/n2। ये हमारा तरंगदैर्ध्य का सूत्र होता है। लेकिन अगर बामर श्रेणी की बात करेंगे तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरी कक्षा पे आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 1/λ बराबर r। हाइड्रोजन परमाणु के केस में z का मान क्या होता है? 1। ठीक, तो z की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 1/n1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे स्क्वायर भी रहता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे गलती हो गई थी। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास बामर की श्रेणी में? 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब n2 क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? n2 की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है हमारे पास 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश। n2 क्या है? उच्च कक्षा। अभी इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 3 से आएगा तो n2 की वैल्यू हो जाएगी 3। अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर चौथी कक्षा से आएगा, मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है इस दूसरी कक्षा पे, ठीक, तो बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य मिलेगी, क्योंकि n बराबर 2 कौन सी श्रेणी होती है? बामर। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा पे आता है तो बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य मिलती है। तो यहाँ से देखेंगे n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, 4, 5, 6 ऐसे डैश डैश आगे तक हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास तरंगदैर्ध्य का सूत्र आ जाएगा 1/λ बराबर हो जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 की वैल्यू यहाँ पे 3, 4, 5, 6 हो जाएगी। तो ये हमारा बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला आंसर आ गया, तरंगदैर्ध्य का सूत्र। अगर आपसे कोई पूछता कि बताइए इलेक्ट्रॉन हमारा जब तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा पे आएगा तो तरंगदैर्ध्य बताइए, तो n2 की जगह पे आप क्या रख देते? 3 का स्क्वायर हो जाता 9। इसको पूरा सॉल्व कर लेते। तो ये हमारा बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य का सूत्र हो गया। अब हमें दूसरा बताना है सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य और छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होता है। ठीक, सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन, अगर बामर श्रेणी की बात करें तो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर तीसरी कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा पे आएगा। और सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य कब होगी? ये मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत वाली कक्षा थी, n बराबर अनंत वाली। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर अनंत से बामर श्रेणी की पहली रेखा मतलब n बराबर 2 पे आएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास विकिरण होगी उसकी तरंगदैर्ध्य न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होती है, या फिर उसको बोलते हैं सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य। किसके करस्पॉन्डिंग? जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत वाली कक्षा से n बराबर दूसरी मतलब बामर श्रेणी की लाइन पे आएगा तो वहां से जो तरंगदैर्ध्य मिलेगी वो आपको न्यूनतम तरंगदैर्ध्य मिलेगी। और अधिकतम तरंगदैर्ध्य क्या मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर तीसरी कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा में आएगा। हमें क्या बताना था दूसरे पार्ट में? सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य और छोटा तरंगदैर्ध्य किस परास का होगा? किस श्रेणी के लिए? बामर श्रेणी के लिए। बामर श्रेणी के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर तीसरी कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा पे आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो तरंगदैर्ध्य होगी वो हमारा बामर श्रेणी की सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य होगी। ठीक, सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर अनंत वाली कक्षा से n बराबर दूसरी कक्षा पे आएगा मतलब बामर श्रेणी पे आएगा तो वहाँ जो तरंगदैर्ध्य मिलेगी वो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य होगी। हमें दोनों का मान बताना है।
तो यहाँ से देखेंगे दूसरे पार्ट का आंसर हम निकालेंगे। अभी सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं, ठीक। तो 1 अपॉन इसको लैम्डा मैक्सिमम लिख सकते हैं, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य निकालनी थी अधिकतम। इसी फार्मूले से देखेंगे आर इंटू बामर श्रेणी की बात हो रही है तो 1/4 माइनस सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरी कक्षा से आएगा। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इसको लिख सकते हैं r इंटू इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, ठीक। तो इसको हमने लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी थी अधिकतम, किस परास का होगा ये हमें बताना था। इसकी वैल्यू आ जाएगी 36/5 इंटू आर। आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। आर का मान हमें दिया है 1.097 × 10⁻7 मीटर। तो यहाँ से आप देखेंगे लैम्डा मैक्स बराबर हो जाएगा 36/5 × 1.097 × 10⁻7, ठीक। अब अगर यहाँ से देखें इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्डा मैक्स मिल जाएगा, मतलब बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.563 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो कि बामर श्रेणी के लिए, इसको लिख सकते हैं 6563 यहाँ पे आ जाएगा 3 × 10⁻−10 लिख सकते हैं, ठीक। अब 10⁻−10 को एंगस्ट्रॉन्ग में भी हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा अधिकतम तरंग दैर्ध्य आ जाएगी 6563 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमारा बामर श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें न्यूनतम तरंग दैर्ध्य भी निकालना है। अगर इस फार्मूले से देखें, अगर न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम हम बोल सकते हैं उसको। लैम्डा मिनिमम बराबर r इंटू 1/4 माइनस न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन हमारा अनंत वाली कक्षा से आएगा। तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन अनंत का स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ से देखेंगे लैम्डा मिनिमम मतलब कि बामर श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आ जाएगा r/4, ठीक। अब यहाँ से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। मिनिमम मतलब न्यूनतम 4/r, r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 4 / 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू पूरी आ जाएगी हमारे पास 3.646 × 10⁻−7, एक इसमें आ जाएगा हमारे पास मीटर में आ जाएगा। ये तो हमारी परास हो गई। अगर इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में लिखें, क्योंकि हमने जो तरंग दैर्ध्य ज़्यादातर किस में लिखी जाती है, एंगस्ट्रॉन्ग में, तो मिनिमम तरंग दैर्ध्य जो आ जाएगी इसको लिख सकते हैं हमारा 3646 × 10⁻−10 मीटर, ठीक। अब 10⁻−10 मीटर क्या होता है हमारे पास एंगस्ट्रॉन्ग में, तो लिखेंगे लैम्डा मिनिमम जो हमारे पास आ जाएगा 3646 एंगस्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या देखा, बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी हो सकती है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग, और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितनी हो सकती है 3646 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट के आंसर आ गए। तीसरा हमसे पूछा गया था कि जो बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं कौन से भाग में आती हैं। तो बामर श्रेणी हमारा किस भाग में आता है, दृश्य भाग में आता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो ये तरंग दैर्ध्य है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी है 6563 एंगस्ट्रॉन्ग, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितनी है 3646 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा किस भाग में आती हैं, दृश्य भाग में आती हैं, ठीक। दृश्य भाग के लिए जो तरंग दैर्ध्य होता है हमारा 7000 एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर आता है, 2000 से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये जो तरंग दैर्ध्य हमारा किसके बीच में आ रहा है, दृश्य भाग में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दृश्य भाग, ठीक। तीसरा क्या पूछा गया था, यह श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है, यह हमारा स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।